everyone, I am Divanshi Soni. Welcome to my channel. Today we start a human physiology का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम 1 वीक में कंप्लीट कर लेंगे. हर दिन हम एक चैप्टर पढ़ेंगे तो 7 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के 1 वीक में कंप्लीट हो जाएंगे. सो आज हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो सीरीज़ है हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर से. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. सो स्टार्ट करते हैं हम डाइजेशन से. सो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन से आप क्या समझते हैं? डाइजेशन की अगर हम बात करें, डाइजेशन क्या होता है? सो डाइजेशन मतलब कि क्या, हम जो भी कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, ठीक है, जैसे कि फूड में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फूड में होता क्या है, तो फूड में जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं. अरे सिंपल सी बात करते हैं, हमें लाइफ में जीने के लिए क्या चाहिए रहता है? घर, कपड़ा, मकान. रोटी, कपड़ा, मकान हमें चाहिए रहता है. सो रोटी तो सबसे बेसिक सी रिक्वायरमेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है. तो जब भी हम बात करते हैं लाइफ की तो हमें फूड भी बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है. तो अगर हम फूड की बात करें तो फूड क्यों खाया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है. तो फूड में होता है न्यूट्रिएंट्स. फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब फूड में न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है. मैक्रो जिसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में होती है एंड माइक्रो जिसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को कम क्वांटिटी में होती है. तो बात करते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम डेली में क्या खाते हैं? सिंपल सी बात है, डेली में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं और जितनी भी पोटेशियम वगैरह चीज़ें होती है वो सब चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है. सो कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, दालों में प्रोटीन होता है एंड जो भी तली गली चीज़ें हम खाते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल पताशी जो कि सबको फेवरेट रहती है उसमें प्रेजेंट होता है फैट्स. तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनको हम रोज भर भर के लेते हैं, मतलब कि ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है. उसके बाद अब विटामिन मिनरल्स, अरे फल फ्रूट तो हम कभी कभी खाते हैं ना, फल फ्रूट तो हम कभी कभी खाते हैं, तो फल फ्रूट क्या होगा? बहुत कम क्वांटिटी में लोगे तो वो हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. तो बोलो मेरे साथ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स क्या हो गया? हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हम रोज लेते हैं एंड विटामिन मिनरल्स को हम कभी कभी लेते हैं, इसलिए वो क्या हो गए? माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाते हैं, ठीक है. इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं कि इनका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स हमें क्या देता है? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड हमारी टिश्यूज़ की ग्रोथ एंड रिपेयरिंग का काम करवाते हैं, ठीक है. ये काम हो गया मैक्रो का. अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट का क्या काम होता है. माइक्रो न्यूट्रिएंट जो विटामिन मिनरल्स होते हैं तो हम इनको कभी कभी लेते हैं, पर अगर हम इन्हें कभी कभी भी नहीं लेना तो क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ हो जाती है, ठीक है. सिंपल सी बात है, जैसे कि मुझे विटामिन बी की कमी है तो मुझे चश्मा लग चुका है, सिंपल सी बात है. तो विटामिन मिनरल्स आप नहीं लोगे तो आपको भी चश्मा लग जाएगा, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है. विटामिन मिनरल्स की अगर कमी हो जाएगी तो आपको और दूसरी डिजीज़ हो सकती है. अलग अलग विटामिन अलग अलग डिजीज़ को कॉज करते हैं. इतना क्लियर है? अब बात करते हैं वाटर का. भैया खाना तो हमने जान लिया, खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. मैक्रो एंड माइक्रो में हमने उन्हें डिवाइड कर दिया. मैक्रो का काम होता है एनर्जी एंड टिश्यू की रिपेयरिंग एंड ग्रोथ करवाना, और माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम क्या होता है? हमें डिजीजेस से बचाना, उनकी डेफिशिएंसी से डिजीजेस हो जाती है. अब हम बात करते हैं वाटर का. वाटर से क्या होता है? वाटर से हमें जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है वो वाटर से ही होती है एंड जितना भी मतलब हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वो प्रिवेंट करता है. सिंपल सी बात है, वाटर जो है आपके मुंह में, आप सलाइवा देखते हो, मुंह में सलाइवा है, ठीक है. अब सलाइवा कैसे बना हुआ है? 99% सलाइवा का वाटर ही है, मतलब कि आपकी पूरी बॉडी में 70 से 75% वाटर होता है. तो जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें वाटर की ज़रूरत होती है. उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करेगा. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, ठीक है. अब H2O है मतलब कि इसमें क्या है? हाइड्रोजन है. आपकी बॉडी में हाइड्रोजन की कमी होगी तो डॉक्टर आपको क्या सलाह देगा? पानी पियो. क्यों? क्योंकि पानी में हाइड्रोजन होता है, तो इससे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाती है? बच जाती है. अब डाइजेशन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं. अब आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बोला कि हम रोटी वगैरह खाते हैं, तो क्या हमारी बॉडी रोटी के फॉर्म में एब्जॉर्व करती है? नहीं. मैंने इस चैप्टर का नाम स्टार्टिंग से ही बोला था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है. एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन को समझो. डाइजेशन मतलब कि आपने रोटी खाई,
ठीक है। पर रोटी से तो हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, पर हम खाते तो रोटी डायरेक्ट फॉर्म में, हम न्यूट्रिएंट तो ना लेते हैं, हम तो रोटी के फॉर्म में लेते हैं। तो रोटी से कार्बोहाइड्रेट तक की जो कहानी है, रोटी से कार्बोहाइड्रेट तक की जो कहानी है, उसको ही डाइजेशन बोला जाता है। रोटी को हमारी बॉडी क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट में तोड़ती है। कैसे तोड़ती है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, बॉडी का एक उसूल है कि मैं ही तोड़ूंगी चीज़ों को, डायरेक्टली मैं नहीं ले सकती। जैसे आप डायरेक्टली डीएनए को गटक गए, मैंने आपको डीएनए दिया, आपने डायरेक्ट डीएनए ले लिया, गटक गए, ठीक है। अब आपकी बॉडी बोलेगी नहीं, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद पे डिपेंडेंट हूँ, मैं ये ऐसा किसी का दिया हुआ है डीएनए नहीं पीती हूँ, मैं खुद ब्रेक डाउन करूँगी। तो वो डीएनए आपके किसी काम का नहीं रहेगा, वो डीएनए आपकी बॉडी नहीं यूज़ करेगी। बॉडी बोलती है कि आप मुझे बायो मैक्रोमोलिक्यूल दो, उसको मैं तोड़ूंगी, ब्रेक डाउन करूंगी, एंड उसको मैं क्या करूंगी, सिंपल एब्जॉर्बल सब्सटेंस में कन्वर्ट करूंगी। सिंपल एब्जॉर्बल सब्सटेंस क्या होता है, जिसको बॉडी यूज़ करती है। जैसे कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल ने, आपने रोटी ली, रोटी को बॉडी ने ब्रेक डाउन करा, एंड ब्रेक डाउन करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म बनाया, तो दैट इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन में बायो मैक्रोमोलिक्यूल से सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म, जो कि बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही क्या बोला जाता है, डाइजेशन बोला जाता है। अब डाइजेशन देखो दो टाइप का होता है, एक होता है मैकेनिकल प्रोसेस, एक होती है बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस आपके पेट में, सुना है ना आपके पेट में चक्कियाँ चलती है, ठीक है, चक्कियों का चलना, पेट में चक्कियों को चलने का मैकेनिकल प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि जो इंटेस्टाइन वगैरह रहते हैं, वहाँ से खाना जाता है तो चक्की जैसी आवाज़ आने लग जाती है, तो होता है मैकेनिकल प्रोसेस। और बायोकेमिकल प्रोसेस जहाँ पर आपके एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं, वहाँ पर हम इसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो डाइजेशन क्या है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल से सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना, एंड ये एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। सो चलो आओ हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करते हैं, जिसमें हमें एलिमेंट्री कैनाल समझना है एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में समझना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एलिमेंट्री कैनाल आपको यहाँ पर इजीली डायग्राम देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। सो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी दो ओपनिंग है, एक है ओरल कैविटी, एक है एनस, ठीक है। ओरल कैविटी क्या है, एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर मतलब कि आगे की ओपनिंग, ठीक है। ओरल कैविटी क्या है, एंटीरियर ओपनिंग है। एंड एनस क्या है, पोस्टीरियर ओपनिंग है। एनस क्या है, पोस्टीरियर ओपनिंग है, ठीक है। अब एंटीरियर ओपनिंग भी है आपके पास, पोस्टीरियर ओपनिंग भी है, मतलब कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, या फिर आप इसको क्लोज भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लोज मतलब कैसा, आने का भी रास्ता है, जाने का भी रास्ता है, तो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। ट्यूब विद इन ट्यूब, एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में खुलेगा तो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब विद इन ट्यूब बोल लो, या फिर क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम आप इसको बोल सकते हो। अब आपके ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी लीड्स टू माउथ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ओरल कैविटी ही माउथ होता है, बट ऐसा नहीं है। ओरल कैविटी बकल कैविटी सेम है, बट माउथ सेम नहीं है। ओरल कैविटी और बकल कैविटी लीड्स टू अ माउथ, ठीक है। ओरल कैविटी और जो बकल कैविटी होता है, इट लीड्स टू अ माउथ, वो माउथ नहीं है। ओरल कैविटी और बकल कैविटी माउथ में जाके खुलती है, ठीक है। सो ओरल कैविटी एंड बकल कैविटी की बात करेंगे। उसके बाद फैंड्रिक्स, फैंड्रिक्स के लिए जोरदार लाइन लिखी है, देखो आपने सबसे पहले क्या करा, ओरल कैविटी में आपका खाना गया, तित ने उसको चबाया, टंग ने उसको सलाइवा के साथ मिक्स करा, अभी ये सब आगे पढ़ना है हमें। उसके बाद जो फैंड्रिक्स में जाएगा, फैंड्रिक्स कौन सा पार्ट है, जहाँ पर एयर भी जाती है और जहाँ से खाना भी जाता है, तो ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर की, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस आता है, जो कि फूड पाइप है, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। फिर स्टमक आएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं, स्टमक के पार्ट्स होते हैं आपके, सबसे पहले कार्डियक, फंडस, चलो इसको आगे चल के अपन समझ ही लेते हैं। उसके बाद हम एक डायग्राम को एक बार प्रॉपर से पढ़ लेंगे, पहले समझ लेते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए, फिर मेरे साथ आप इसको समझ लेना। डायग्राम, एक डायग्राम से आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, इससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर आप ग्लैंड्स पढ़ लेना। तो बायो इज ऑल अबाउट डायग्राम, डायग्राम से आप बायो पूरी समझ सकते हो। तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर डायग्राम को छप्पा छप भरेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है कि सबसे पहला पार्ट आता है माउथ,
मैंने क्या बोला था, माउथ लीड्स टू अ बकल कैविटी, ठीक है, माउथ लीड्स टू अ बकल कैविटी, बकल कैविटी माउथ नहीं होती, माउथ लीड्स टू अ बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी को ओरल कैविटी भी बोला जाता है, इसमें टीथ एंड टंग होते हैं, ठीक है, टीथ एंड टंग होते हैं। उसके करते हैं हम टीथ के बारे में। तो अगर ह्यूमन डेंटिशन की बात करते हैं, हमारे जो दांत है वो 3 टाइप के डेंटिशन को शो करते हैं। अब इसको याद रखने के लिए आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मेरी बात सुन लो, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। पहला टाइप है कौन सा टाइप है, पहला थेकोडोन टाइप है, थेकोडोन डेंटिशन, ठीक है। अब थेकोडोन मतलब क्या होता है, पैन है। अब पैन को आपके जो दांत रहते हैं ये सॉकेट है, ठीक है, ये सॉकेट मतलब कि जो जबड़े आप बोलते हो हिंदी में। देखो आप देशी भाषा का प्रयोग करोगे ना, बहुत सिंपल से समझ में आएगा, हमें अंग्रेज तो बनना नहीं है जाके, तो हम हमारी मातृभाषा के प्रयोग करें, ठीक है। तो हमारे पास जो जबड़ा रहता है दैट इज योर सॉकेट, तित का सॉकेट जो रहता है, उसमें जो तित रहता है बिल्कुल धंसा हुआ रहता है, अंदर तक गड़ा हुआ रहता है, इसको ही थेकोडोन बोलते हैं। थेकोडोन डेंटिशन क्या है कि जो आपका तित है वो सॉकेट के अंदर धंसा हुआ है, ठीक है। तित जो है ना बिल्कुल एम्बेडेड है, धंसे हुए को एम्बेड होना बोलते हैं, तो तित आपके सॉकेट के अंदर बिल्कुल धंसा हुआ है, एम्बेडेड है, इसको थेकोडोन डेंटिशन बोलते हैं। दिमाग लगा नहीं, पेन और मेरे हाथ को याद रखना एग्जाम के टाइम पे, तो आपको थेकोडोन डेंटिशन बिल्कुल क्लियर होगा। अब बात करते हैं डाइफाइड डेंटिशन का। डाई मतलब कि क्या, दो। अब आपको आपके पूरे लाइफ टाइम में आपको 2 सेट ऑफ टीथ मिलते हैं, एक होते हैं बचपन के दांत, एक होते हैं जवानी के दांत, ठीक है। तो बचपन के दांत को क्या बोलोगे आप, मिल्क टीथ बोलोगे। मिल्क टीथ यानी क्या, मिल्क टीथ बोल लो, टेम्परेरी टीथ बोल लो, डेसीशियस टीथ बोल लो, इसको एक लैक्टियल टीथ भी बोला जाता है। आपको बचपन के जो दांत मिलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं उनको, डेसीशियस टीथ बोलते हैं, लैक्टियल टीथ बोलते हैं, ठीक है, एंड टेम्पररी टीथ बोलते हैं, क्योंकि वो कम समय के लिए आते हैं, वो थोड़े दिन के लिए आते हैं। उसके बाद आपके क्या हो जाते हैं, वो दांत टूटने लग जाते हैं, बचपन में चूहे जैसे दिखने लग जाता है ना, आगे के 2 दांत टूट जाते हैं हमारे बिल्कुल। उसके बाद क्या आता है, भैया दांत उग भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, थोड़े दिन तक बहुत सारे लोग चिढ़ाते हैं कि तेरे दांत चूहे ले गए, मुझे तो बहुत चिढ़ाते थे, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद क्या आ जाता है, आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो परमानेंट टीथ आ जाना मतलब कि क्या, परमानेंट टीथ आ जाते हैं, तो परमानेंट टीथ को आप एडल्ट टीथ भी बोल सकते हो और परमानेंट टीथ भी बोल सकते हो। तो बचपन में आए वो दूध के दांत बोलते थे ना, इसलिए मिल्क टीथ, डेसीशियस टीथ, टेम्परेरी टीथ, कुछ टाइम के लिए आए ना इसलिए टेम्परेरी, लैक्टियल टीथ उसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वो टूट जाते हैं तो वो नए दांत आ जाता है, परमानेंट टीथ, और उसको एडल्ट टीथ बोलते हैं, ठीक है। ये मैमल्स की टाइप ऑफ डेंटिशन होते हैं। देखो थेकोडोन, डाइफाइडोन, हिटोडोन सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है, और स्पेशली मैं अभी ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। थेकोडोन क्लियर हुआ, डाइफाइडोन क्लियर हुआ। डाई मतलब 2, तो हमें 2 बार टीथ आते हैं, एक आते बचपन में और टूट जाते हैं तो वापस बड़े होने के बाद वापस टीथ आ जाता है। फिर तीसरा डेंटिशन है हेट्रोडोन। अब अपने दांत को सामने, कांच के सामने जाना, दांत खोल के देखना, तो क्या पाओगे, अरे भैया हमारे तो सारे दांत डिफरेंट है, एक दूसरे से सब डिफरेंट दिखेंगे। आगे की शेप मतलब कि जितने भी टीथ रहते हैं ना उनके सबके शेप डिफरेंट रहते हैं। आगे के 2 टीथ छुए जैसे दिखेंगे, और वो जो देखो इंसीजर्स आगे के, जो मैं अभी बताती हूँ किसका क्या काम होता है। इंसीजर्स रहते हैं ना, वो किसी भी चीज को चबाने के काम आए, मतलब काटने के काम, आगे के 2 दांत रहते हैं ना वो काटने के काम आते हैं। पीछे एक दांत होता है, जो आप लेस का पैकेट लेके आते हो ना, चिप्स वाला लेस का पैकेट, उसका जो पैकेट फाड़ने के काम आता है ना, वो होता है आपका कैनाइन। वो कौन सा होता है, कैनाइन होता है, जो कि बहुत ही शार्प रहता है, इस वजह से आप उससे चीरा फाड़ी कर सकते हो। आगे के 2 दांत से क्या करोगे, कटिंग, पीछे का जो कैनाइन है उससे आप लेस का पैकेट फाड़ोगे, चीरोगे। उसके बाद आएगा आपका प्रीमोलार्स, जो कि दाढ़ होती है ना, उसको प्रीमोलार्स एंड मोलार्स बोलते हैं। लास्ट में मोलार्स होती है, उसके आगे प्रीमोलार्स होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको पत्ती सी का कुछ स्ट्रक्चर दिया, देखो मैं आपको है ना यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अलग लिखी हुई है। मैं आपको डेंटल फॉर्मूला बताती हूँ। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला यही होता है, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स को ऐड कर देना, ठीक है, एंड डिवाइड बाय फिर इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। अब यहाँ पर ये डिवीजन का साइन मत समझना, ये एक साइड के दांत के लिए, ठीक है, फिर ये नीचे वाले साइड के दांत के लिए, ये पूरा एक साइड का देख रहे हैं हम, ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले। ऐसा नहीं आपने पता चला कि आपने इसको डिवाइड ही कर दिया। मैंने जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है ना 2 1 2 3, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 2 1 2 3 जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है,
2123 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप ये मत समझना कि यहाँ पर डिवाइड हुआ है, ये ऊपर की दांत के लिए और ये नीचे के दांत के लिए, ऐसे इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको एग्जैक्टली तो प्लस ही करना है हमें। तो एक बार हम बच्चों के डेंटिशन को देख लेते हैं, डेंटल फॉर्मूला को। बच्चों के पास प्रीमोलार्स नहीं होते। ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ऐसे कौन से टाइप ऑफ टीथ होते हैं जो कि लाइफ टाइम में आपको सिर्फ एक बार मिलेंगे। तो लाइफ टाइम में हमें 2 बार टीथ मिलते हैं, एक होता है मिल्क टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। अब बचपन में आपको वो दांत मिले ही नहीं तो आखिर में जाके ही मिलेंगे आपको। तो जो आपके प्रीमोलार्स होते हैं ये ऐसे टाइप ऑफ टीथ होते हैं, आपको पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार मिलते हैं। और उसके साथ साथ आपके एक और टीथ आएगा, वो अभी आप सरप्राइज रखो, पेशेंस रखो, आगे जाके मैं बताऊंगी। एक और टाइप ऑफ टीथ ऐसे होते हैं जो कि लाइफ टाइम में एक बार मिलता है। तो प्रीमोलार्स को अच्छे से याद रखना, ये बच्चों में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो बच्चों में क्या क्या होता है, 2 इंसीजर्स होते हैं, एक कैनाइन होता है, प्रीमोलार तो होते ही नहीं है, और मोलार कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। 2 1 0 2, ये ऊपर के दांत के लिए, नीचे के दांत के। ऊपर के कितने हो गए, 5 हो गए, फिर इधर साइड के 5 हो गए, इधर साइड के 5, इधर के 5, इधर के 5, मतलब कि 4 बार 5 5 प्लस कर दो, कितना हो गया, 20। कितने टीथ होते हैं बच्चों के पास, अरे 20 दांत होते हैं बच्चों के पास। जो मिल्क टीथ आते हैं ना आपके पास, वो 20 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम 80 ईयर्स तक के डेंटल फॉर्मूला की। अब आप 18 साल के हो गए, बच्चों के तो 20 दांत थे, अब आप हो गए 18 साल के। 18 साल में आपके प्रीमोलार्स उग जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके पास फाइनली प्रीमोलार्स आपको मिल चुके हैं। तो 2 इंसीजर्स है, एक कैनाइन है, फिर 2 प्रीमोलार्स और 2 मोलार्स, फिर 2 इंसीजर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलार्स। मोलार्स कितने हो गए, 2 1, मेरा मैथ्स कमजोर है, सब कैलकुलेट करके देखो, 7 हो गए, ठीक है। 7 × 4, क्योंकि 4 तरफ देखते हो ना, 1 2 3 4, मतलब कि 28। अरे ये क्या, 18 साल के हो गए फिर भी 32 ही नहीं बनी, ये क्या हुआ, 4 दांत कहाँ है हमारे। अरे थोड़ी तो अक्कल लगाओ, ये अक्कल दाढ़ें होती है, ये कौन सी होती है, अक्कल दाढ़। और अक्कल दाढ़ कब आती है, अक्कल कब आती है तुम्हें, जब थोड़े तुम बूढ़े हो जाओगे ना, तब अक्कल आएगी। अरे नहीं, 25 ईयर्स तक में आपकी अक्कल दाढ़ें आ जाती है। अक्कल आप में आए ना आए, पर अक्कल दाढ़ जरूर आएगी, ठीक है। सो प्रीमोलार्स मतलब मोलार्स जो है ना, एक मोलार, मतलब मैंने अभी 2 बोला था 18 वाले में। फिर डेंटल फॉर्मूला आपका ये बन जाता है फाइनली, जब 32 आ जाती है ना, पूरी दांत हो जाते हैं, जब विजडम टीथ भी आ जाता है। अक्कल दाढ़ को विजडम टीथ बोला जाता है, अक्कल दाढ़ को विजडम टीथ बोलते हैं। तो जब आप 25 ईयर्स के हो जाते हो, आपको 4 विजडम टीथ मिल जाते हैं, ठीक है, भगवान अक्कल दे देते हैं उस टाइम पे, एंड आपका डेंटल फॉर्मूला ये बन जाता है। ये फाइनल डेंटल फॉर्मूला है 32 टीथ्स के लिए। अब 4 दांत अक्कल दाढ़ पे आ गए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे कोई थेकोडोन, डायफाइडोन, हेटेरोडोन क्या होता है, ये नहीं, कोई नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछेगा कि लाइफ टाइम में आपको 1 टीथ, एक ऐसे टीथ कौन से जो कि लाइफ टाइम में एक ही बार मिलते हैं, तो वो होते हैं प्रीमोलार्स, और उसके साथ साथ कौन से होते हैं, विजडम टीथ, अक्कल दाढ़, जो कि आपको 25 ईयर्स की एज के बाद ही मिलते हैं। टीथ काय के बने हुए रहते हैं, एनिमल के बने हुए रहते हैं। एनिमल आपके कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई रहती है, बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, आपकी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस। सोचो, टीथ जो है ना आपका एनिमल का बना हुआ रहता है, यानी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इस वजह से आप टीथ का काम क्या करते हो, टीथ का काम क्या होता है, खाना चबाना, ठीक है। तो इस वजह से आपका टीथ का ये काम होता है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स, मोलार्स दिख रहे हैं आपको, इंसीजर्स ऐसे होते हैं, कैनाइन्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर्स है, आप देख सकते हो कहाँ पर, देखो 2 इंसीजर्स है, एक कैनाइन्स है, 2 प्रीमोलार्स है, एंड एक मोलार है। तो जी हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम टीथ की हो गई ना, टंग की बात करते हैं। अब काय की बात करेंगे, हम टंग की बात करेंगे। तो टंग आपने सबने देखी होगी, ये हमारी ज़ुबान ही तो है जो इतना बोलती है, इतना बकर बकर करवाती है, ठीक है। सब हर बोले होते हो, ठीक है, ये हमारी टंग ही है जो इतना बोलती है, इतना। हाँ पता है, चटोरी तो ज़ुबान ही होती है, बाकी बॉडी इतना चटोरा नहीं होती है, चटोरी सिर्फ ज़ुबान होती है। आपकी बॉडी कोई टेस्ट नहीं मांगती है, आपकी बॉडी सिर्फ फूड मांगती है, बट ये जो चटोरापन दिखाती है ना, वो तुम्हारी ज़ुबान ही होती है, ठीक है। बोलने में, स्पीच में, टेस्ट में, ये सब आपके ज़ुबान का काम है। अब मेरी बात समझना, टंग में कोई
आपके बोन्स वगैरह नहीं होती है, तो ये मस्कुलर होती है, मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कोई बोन्स नहीं होती, इसमें मसल्स होती है। अब यहाँ पर समझना, आपकी जो टंग है, आपकी जो टंग है ना, वो कैसी है? आपकी टंग आगे से तो फ्री है, ठीक है, आपकी टंग आगे से ऐसी फ्री है, और पीछे से जो है ना, ये ओरल कैविटी से अटैच है, पीछे से अटैच है, नहीं तो भग जाएगी आपकी जुबान। अगर ये अटैच नहीं होगी तो भग जाएगी ना, इस वजह से पीछे से अटैच है और आगे से फ्री है, तो आपकी फ्रीली मूवेबल तो है, पर पीछे से ओरल कैविटी से किस पार्ट से अटैच है? फ्रेनुलम। इस पार्ट को फ्रेनुलम बोला जाता है, ऐसे अटैच है ना वो, तो उसको बोलेंगे फ्रेनुलम। आगे से तो बहुत मूवेबल है, पर पीछे से तो जुड़ी हुई है, नहीं तो भग जाएगी ना, तो पीछे से क्या है? ये फ्रेनुलम वाला पार्ट है, ठीक है। तो पीछे काई से अटैच है? ये फ्रेनुलम से अटैच है, हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से फ्रेनुलम के द्वारा ये अटैच होती है। अब मैंने बोला था कि तुम्हारी ज़ुबान बहुत चटोरी होती है, भैया ये ज़ुबान की भी गलती नहीं है। ज़ुबान के ऊपर प्रेजेंट होती है टेस्ट बर्ड, जिसको हम पेपिलाई बोलते हैं, ठीक है। पेपिलाई मतलब टेस्ट बर्ड्स नहीं होता, बच्चों का कंफ्यूजन हमेशा ये रहता है, ठीक है। पेपिलाई मतलब क्या होता है? पेपिलाई आज तक आपने समझा ही नहीं। मैं किसी से भी पूछती हूँ पेपिलाई क्या होता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा है पेपिलाई क्या होता है, तो बच्चे बताते हैं कि टेस्ट बर्ड्स होती है, पर ऐसा नहीं है, ये टेस्ट बर्ड्स नहीं। पेपिलाई मतलब आउट ग्रोथ होता है। पेपिलाई का मतलब क्या होता है? आउट ग्रोथ होता है, ठीक है। पेपिलाई का मतलब क्या होता है? पेपिलाई का मतलब ही क्या होता है? आउट ग्रोथ होता है, ठीक है। मतलब कि क्या, आपकी ज़ुबान में से एक आउट ग्रोथ निकल रही है। अब पेपिलाई की कुछ के अंदर टेस्ट बर्ड्स होगी, कुछ में नहीं भी होगी, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ, फिलीफॉर्म पेपिलाई जो होती है, फिलीफॉर्म पेपिलाई, स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो चलेगा, भावनाओं को समझो, स्पेलिंग में मत जाओ। फिलीफॉर्म डबल एल हो सकता है या फिर सिंगल एल हो सकता है, ठीक है। फिलीफॉर्म पेपिलाई जो होता है, इसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होती है, तो अब आप पेपिलाई को बोल नहीं सकते हो कि टेस्ट बर्ड्स होती है। अगर सारे पेपिलाई में टेस्ट बर्ड्स होती तो फिलीफॉर्म पेपिलाई कहाँ से आई? वो भी तो पेपिलाई है, पर क्या उसमें टेस्ट बर्ड्स है? नहीं। तो आप ये नहीं बोल सकते पेपिलाई टेस्ट बर्ड्स होती है। पेपिलाई एक आउटग्रोथ होती है, जिसमें किसी में टेस्ट बर्ड्स होती है, किसी में नहीं होती है, तो इसलिए मैंने लिखा है सम, किसी किसी में होती है, हर में टेस्ट बर्ड्स नहीं होगी, सब में टेस्ट बर्ड्स नहीं होती, किसी किसी में टेस्ट बर्ड्स होती है, ठीक है। तो चलते हैं आप फेंड्रिक्स वाले पार्ट में। माउथ की मतलब ओरल कैविटी की पूरी पढ़ाई हो चुकी है, तो पढ़ लिया थे, तो एक बार पूरा रिवीजन करते हैं, बोलो मेरे साथ। एलिमेंट्री के नाल में हमने क्या पढ़ा? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर माउथ और मतलब सॉरी टिथ और टंग होते हैं। टिथ 3 टाइप के डेंटिशन शो करते हैं, मैंने पेन के द्वारा बताया। ठेकोडोन धंसे हुए रहते हैं। सेकंड डायाफाइडोन, पूरे लाइफ टाइम में 2 सेट्स ऑफ टिथ मिलते हैं। तीसरा अलग अलग दांत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हेट्रोडोन डेंटिशन, हमने 3 टाइप के डेंटिशन पढ़ा। उसके बाद हमने टंग के बारे में पढ़ा कि टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, कोई बोन्स नहीं होती है, एंड काई से अटैच रहती है? ओरल कैविटी से फ्रेनुलम के द्वारा अटैच रहते हैं, एंड इस पे पेपिलाई होती है जो कि आउट ग्रोथ होती है, ठीक है। वो क्या होती है? आउट ग्रोथ होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फेंड्रिक्स की। तो फेंड्रिक्स में बहुत अच्छा वाला चीज़ आई, यहाँ पर समझना, बहुत अच्छी समझने की चीज़ है फेंड्रिक्स। फेंड्रिक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉमन पैसेज है एयर एंड फूड की। यहाँ से फूड भी आता है, यहाँ से एयर भी आती है। फूड कहाँ से आएगा? आपकी ओरोफेरिंग, मतलब कि यहाँ इधर से माउथ से तो फूड जा रहा है, एंड नेसोफेरिंग से क्या जा रहा है? आपका एयर जा रही है। मतलब फूड भी आ रही है, एयर भी आ रही है। अब आप सोचो, खाना जो है आपकी जो फूड पाइप, विंड पाइप है, दैट इज ट्रेकिया, उसमें आपका खाना चल जाएगा तो क्या होगा? हवा जा ही नहीं पाएगी, हवा जा ही नहीं पाएगी। तो उसके लिए क्या एक सॉल्यूशन निकाला उसके लिए। ये आपका ट्रेकिया है, ठीक है। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक ग्लोटिस, ऐसा ग्लोटिस प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं एपीग्लोटिस। ये ग्लोटिस है, उसके ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए इसको एपीग्लोटिस बोलेंगे। अब जैसे ही खाना आएगा ना, बहुत चतरा है ये, बहुत बहुत बहुत, मतलब कि इतना कि पूछे ही मत। खाना आएगा, उसको पता है कि ये नलिका की एयर की है, तो वो अपने रिश्तेदार को ही अंदर आने देगा। इसका रिश्तेदार कौन? एपीग्लोटिस का रिश्तेदार कौन? एयर। वो बहुत चतुर है, वो सिर्फ अपने रिश्तेदार को अंदर आने देगा। तो उसने क्या करा, जैसे खाना आया, फूड उसका रिश्तेदार है? नहीं है, उसका रिश्तेदार तो खाना है। अब फूड आया तो उसने क्या कर लिया? अपना दरवाजा बंद कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो अब क्या होगा? फूड के पास अब दो, देखो जैसे खाना आता है ना, 2 जगह चल जाती है। अब खाना फेंड्रिक्स कॉमन पार्ट है, एयर भी आ रही है, फूड भी आ रहा है।
अब हर चीज़ आगे ही जाना चाहती है, आप ज़िंदगी में सब आगे ही जाना चाहते हो, कोई भी पीछे नहीं जाना चाहता है, ठीक है। सबको एम्स दिल्ली चाहिए और कोई सा कॉलेज तो चाहिए नहीं, तो सबको आगे ही जाना है। पर किसी किसी को ही मौका मिलता है ना, हर किसी को मौका नहीं मिलता। अब जो पढ़ेगा वो एम्स दिल्ली जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो उसको थोड़ी ना भेज सकते हैं एम्स दिल्ली, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, अब फूड एंड एयर दोनों में जंग चल रही है। फेरिंग्स के यहाँ से क्या है, दोनों साथ में आ रहे हैं, फेनरिक्स से तो दोनों साथ में आ रहे हैं। अब एयर क्या बोलेगी, मैं भी आगे जाऊंगी, फूड भी बोलेगा मैं भी आगे जाऊंगा। तो एयर का तो साथ दे दिया एपिग्लोटिस ने कि आजा तू आजा, मेरी रिश्तेदार है, तो वो ट्रेकिया में उसको जाने देता है। बट फूड तो रिश्तेदार नहीं है एपिग्लोटिस का, तब क्या है, ट्रेकिया बंद हो गया। अब लास्ट ऑप्शन फूड के पास बचा कि भैया वो पीछे ही जाए, तब क्या करता है, वो ईसोफेगस में ही चला जाता है। अब उसके पास लास्ट ऑप्शन है ना, आगे तो वो जा नहीं पाया तो पीछे चल जाएगा, ईसोफेगस में चल गया, तो फूड आपका कहाँ चल जाता है, ईसोफेगस में। और ये किसकी देन है, ये आपकी एपिग्लोटिस की देन है, ठीक है। एपिग्लोटिस की देन की वजह से ही कहाँ जाता है आपका फूड, ईसोफेगस में जाता है। क्लियर है, समझ में आया। अब ईसोफेगस क्या है, कुछ भी नहीं करता, ईसोफेगस का कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ खाने को ट्रांसपोर्ट करेगा। फेरिंग से लेके स्टमक तक खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ईसोफेगस करता है, ठीक है। नेक, थोरैक्स, डायफ्राम, ये पूरे रीजन को कवर करते हुए ईसोफेगस चला जाता है एंड फाइनली आपका स्टमक आ जाता है। अब ये जो आपका देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ईसोफेगस है और ये आपका क्या है, ये आपका ईसोफेगस है और यहाँ पर आपका क्या है, स्टमक है। अब ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्पेंचर होती है जिसका नाम रहता है कार्डियक स्पिंचर बोले या फिर गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्पिंचर बोलते हैं इसको। इसका नाम कार्डियक स्पिंचर भी है और गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर भी है। स्पिंचर का काम क्या होता है, स्पिंचर का काम ये होता है कि आपने एक बार खाना खा लिया तो खाना बाहर ना आ जाए वापस, ठीक है। उल्टी के केस में वो चीज़ अलग है, वोमिटिंग जब आपको होती है, पर खाना बाहर ना हो जाए इस वजह से स्पिंचर प्रेजेंट होती है। तो इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द फूड, ठीक है, फूड का बैकफ्लो प्रिवेंट करती है, तो इस वजह से स्पिंचर प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल और कार्डियक स्पिंचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे स्टमक की। स्टमक कैसा, जे शेप, ये जे शेप दिख रहा है, ये जे शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये हमारा स्टमक है, जे शेप स्ट्रक्चर। इसमें क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। अब इसका तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ जाओगे। कार्डियक, कार्डियक नाम क्यों रखा, क्यों नाम रखा मैं आपको बताऊंगी। कार्डियक दिल के पास होती है, कार्डियक दिल के पास होता है, इस वजह से इसका नाम कार्डियक रखा। फंडस जो है, फंडस एफ माने फूड और एफ से ही क्या होता है, फोर, मतलब कि फंडस का काम क्या करता है, 4 घंटे खाने को स्टोर करके रखता है। एफ माने फंडस, एफ माने फोर, एफ माने फूड, मतलब कि फंडस 4 घंटे तक खाने को स्टोर करके रखेगा। बॉडी में क्या होगा, बॉडी में इसका डाइजेशन हो जाएगा और पाइलोरिक के थ्रू ये खाना कहाँ पहुँच जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो एक और बार आप समझ लो इसका एक एक का पार्ट। देखो ईसोफेगस से कौन सा पार्ट अटैच है, कार्डियक वाला, इस वजह से यहाँ के स्पिंचर को कार्डियक स्पिंचर बोला था। उसके बाद फंडस आता है, फंडस 4 घंटे खाने को स्टोर करता है। फिर बॉडी आती है, बॉडी में क्या होता है, खाने का जो भी गैस्ट्रिक जूस वगैरह मिलाना है उसका डाइजेशन होता है। उसके बाद कहाँ चल जाता है खाना, पाइलोरिक में, पाइलोरिक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में बाहर। क्लियर हुई इतनी बात, ओके। अब पाइलोरिक के थ्रू, पाइलोरिक के बाद मैंने क्या बोला था, पाइलोरिक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, इस वजह से यहाँ पर एक पाइलोरिक स्पिंचर होती है। ये आपका स्टमक था और ये स्टमक ज़्यादा ही खूबसूरत बन गया है, तो ये आपका स्टमक था। अब यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है पाइलोरिक स्पिंचर। यहाँ कौन सी थी, ईसोफेगस से कार्डियक स्पिंचर, यहाँ कौन सी है, पाइलोरिक स्पिंचर। क्लियर है। अब खाना कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अभी मैं आपको कोई डाइजेशन नहीं समझा रही हूँ, अभी मैं सब पार्ट समझा रही हूँ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स बोलो मेरे साथ, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम का काम क्या रहता है, पाइलोरिक से खाना लेना। अभी काम बाद में आएगा, अभी सिर्फ नाम समझो, काम बाद में समझाएंगे आपको। उसके बाद क्या आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लास्ट टॉपिक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट। उसके बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है।
लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक होता है सीकम, एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, अब आपका जो खाना है, मैंने जो आपको याद हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स बताए थे उसमें आखिरी वाला पार्ट था इलियम। इलियम से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी कौन से वाले पार्ट में? सीकम वाले पार्ट में। तो यहाँ पर एक वेल्व होती है, इलियम और सीकल के बीच में एक वेल्व होती है जिसका नाम है इलियोसीकल वेल्व। इलियोसीकल वेल्व। अब इलियोसिकल वेल्व का मतलब क्या? वेल्व स्पिंचर ने तो एक बार सुनना, स्पिंचर ने तो फिर भी बैक फ्लो खाने का करवा दिया। जब आपको वॉमिटिंग हुई ना तब आपने उल्टी करी मतलब स्टमक का पूरा खाना बाहर आ गया। पर ये जो वेल्व है, ये जो वेल्व है कभी भी खाने को पीछे बैक फ्लो होने ही नहीं देगी। ये बहुत सख्त है। पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरा लेक्चर भी देख रहे होंगे ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल सख्त बन के बैठे रहते हैं, नहीं पूरा लेक्चर खत्म होगा ना तभी उठेंगे, जब तक मैम कंप्लीट ना करवा देना तब तक नहीं उठेंगे। तो कुछ सख्त बच्चे होते हैं मतलब बिल्कुल उठना ही नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अरे ठीक है ना आधे घंटे का लेक्चर देख लिया, आधे का बाद में देख लेंगे। तो ऐसे होते स्पिंचर, उनको पता तो है कि हाँ पूरा लेक्चर तो हमें देखना है, बट आधा भी देख लिया, आधा बाद में देख लेंगे। बट वेल्व बिल्कुल सख्त नहीं, पूरा लेक्चर अभी देखेंगे। तो ऐसे होते हैं वेल्व। वेल्व क्या होता है कि बैक फ्लो कभी भी नहीं करवाएंगे, और वहीं पर स्पिंचर कौन कैसे होंगे कि बैक फ्लो एक बार करवा देंगे, अरे चलो ठीक है ना एक बार तो बैक फ्लो करवा दो, ठीक है। तो ऐसे होते हैं। और पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक ही वेल्व होती है, इलियोसिकल वेल्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि एक ही वेल्व है ना, जो एक ही होता है उसकी वैल्यू बहुत होती है, ठीक है। अब इस सीकम की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? ब्लाइंड सेक होता है। यहाँ पर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। यहाँ पर एक वर्निफॉर्म अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स का नाम तो तुमने सुना होगा। अपेंडिक्स का काम ये रहता था कि जो पहले के आदिमानव लोग रहते थे बिना पकाए खाना खा लेते थे, तो उसमें बिना पका हुआ खाने में सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता था, तो उस सेलुलर का डाइजेशन जो है ना वो अपेंडिक्स में होता था। बट अब क्या हो गया है कि आप पका के खाना खाते हो, जितनी भी चीज़ें खाते हो पका के खाते हो, तो आपके लिए अपेंडिक्स वाला पार्ट क्या हो गया? वेस्टिजियल पार्ट, ठीक है, बिल्कुल वेस्ट पार्ट है आपके लिए। उसके बाद आता है आपका कॉलन। कॉलन कैसा होता है? देखो कॉलन जो है ना चार टाइप का होता है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और एक ऐसा सिग्मोइड कॉलन होता है। पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से तीन ही कॉलन होते हैं, बट बदलो बच्चों, डेवलप हो, नई एनसीईआरटी आ गई है तो उसमें सिग्मोइड भी बताया गया है। तो मैं नई एनसीईआरटी के थ्रू ही आपको बता रही हूँ। तो उसमें चार टाइप है। पुरानी एनसीईआरटी में आप देखोगे तो तीन ही बता रखा है, और जिसकी नई एनसीईआरटी है उसमें सिग्मोइड भी बता रखा है, ठीक है। अब रेक्टम, भैया रेक्टम का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अब रेक्टम जो रहता है डिसेंडिंग वाले पार्ट से अटैच रहता है। रेक्टम का काम ये रहता है कि कुछ टाइम तक तुम्हारी इज्जत बचाने का काम, मतलब सबके सामने इज्जत का कचरा ना हो जाए ना वो, हाँ वो कुछ समय के लिए आपकी इज्जत बचाने का काम वो रेक्टम ही करता है। देन फाइनली एनएस के थ्रू आपका जो भी फीकल पार्ट रहता है वो डिफेक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सो ये था आपका एलिमेंट्री कैनाल। अब एक बार इसको रिवाइज करवा देती हूँ मैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। डायग्राम के थ्रू इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक पार्ट तो तुमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अभी मैं आपको वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल करवा दूंगी, ठीक है। एंड फिर हम जो ये वाला पार्ट है वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाला पार्ट है ये बाद में करेंगे, क्योंकि एकदम को इतना नहीं बिठाता, बच्चे को भी ध्यान में रख के करना पड़ता है। पर इतना आपको समझ में आया मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं आता है कहीं पे डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल का। और आपको जान के बहुत बड़ा ताज्जुब होगा कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। मैंने आज ही यूट्यूब पे फर्स्ट कंटेंट बनाया है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ठीक है। अब ओरल कैविटी, ओरल कैविटी लीड्स टू, देखो माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी, मैं बार बार ओरल कैविटी लीड्स टू माउथ बोल देती हूँ, सॉरी। माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है? टिथ एंड टंग, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ समझ जाएगा। टिथ और टंग होते हैं, ठीक है, टिथ और टंग होता है। उसके बाद टिथ तीन टाइप के डेंटिशन को शो करता है, एंड टंग फ्रेनुलम से अटैच रहती है, एंड उसके अलावा उस पर पैपलाई होता है। उसके बाद खाना कहाँ गया? आपने टिथ से चबाया उसको, टंग ने क्या करा? टंग का काम क्या रहता है? उसको सलाइवा से मिक्स करना। अब कहाँ आ गया आपका खाना? फेरिक्स में। फेरिक्स कौन सा पार्ट है?
कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, फूड एंड एयर। उसके बाद यहाँ पर होगा ग्लोटिस एपिग्लोटिस वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ना, यहाँ पर ग्लोटिस एपिग्लोटिस होता है जो कि खाने को ईसोफेगस में भेज देता है, ठीक है। तो अब खाना कहाँ गया, ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप है। ईसोफेगस क्या है, आपका फूड पाइप जो कि खाने को यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्टमक आता है। स्टमक के पार्ट्स, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर होती है जिसको क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। अब कार्डियक के पार्ट्स में आपको बता देती हूँ, कार्डियक के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सॉरी स्टमक के कौन कौन से पार्ट होते हैं। स्टमक का ये पार्ट होता है फंडस, ये होता है कार्डियक, उसके बाद बॉडी, उसके बाद पाइलोरिक रीजन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पाइलोरिक रेजर। कार्डियक का काम क्या रहता है, खाने को इसोफेजियल से लेना, फंडस का 4 घंटे तक खाने को स्टोर करना, बॉडी का उसको डाइजेस्ट करना, एंड पाइलोरिक का काम क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को भेजना। स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होती है, उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। अब हमारा खाना आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन रिसीव करता है खाने को, ड्यूडेनम रिसीव करता है। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, जेजुनम में जाता है, उसके बाद इलियम में जाता है। तो ये जो 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट है। उसके बाद खाना कहाँ चल गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकल की तरफ जाता है। अब आपका मैंने लास्ट वाला पार्ट क्या बताया था इंटेस्टाइन का, इलियम, ये मैंने छुपा दिया, ये इलियम वाला पार्ट है और सीकल, इनके बीच में एक वेल्व प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज इलियो सीकल वेल्व। एंड पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही वेल्व होती है, ये बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि एक ही वेल्व है, इलियो सीकल वेल्व। अब खाना कहाँ चल गया आपका, सीकम में। ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीकम, सीकम के पास कॉलन, कॉलन भी कैसा, ये हो गया असेंडिंग कॉलन, ये हो गया ट्रांसवर्स कॉलन, ये हो गया डिसेंडिंग कॉलन, एंड ये है सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। फिर कुछ टाइम तक आपके खाने को स्टोर करने का काम कौन करेगा, रेक्टम, और फिर फाइनली एनस के थ्रू आपका फीकल रिमूव आउट। इतना कंप्लीट हुआ, इतना आया एलिमेंट्री कैनाल में। अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लो, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, ठीक है। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं आगे और वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, उसके साथ साथ मुझे कमेंट करके बताना भी सही कि अगर आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। उसके बाद आते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल के वॉल्स पर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, यू हैव टू कवर कर लेते हैं, अब ज़्यादा बोर नहीं होना है। सबसे पहले आता है सिरोसा वाली आउटर लेयर है, उसके बाद क्या आता है मस्कुलरिस लेयर, उसके बाद म्यूकोसा लेयर, उसके बाद आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा यहाँ पर फूड प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। लाल कलर से सब बोर हो चुके होंगे, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, येलो परफेक्ट है, ठीक है। तो अब फूड के कांटेक्ट में रहती है म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सिरोसा लेयर। अब बात करते हैं हम सिरोसा लेयर की। सिरोसा कैसी होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। सिरोसा कैसी होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट होती है। उसके बाद ये काई से बनी हुई रहती है, मीसोथीलियम से बनी हुई रहती है। काई से बनी रहती है, मीसोथीलियम से बनी हुई रहती है। मीसोथीलियम क्या है, अरे वाइसरल ऑर्गन जो रहते हैं ना, उसका एपिथीलियम को मीसोथीलियम बोलते हैं, और ये एक टाइप का इसमें कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। आपको क्या क्या याद रखना है, आपको क्या क्या याद रखना है, आउटर मोस्ट लेयर है, मीसोथीलियम की बनी हुई है, बस। सिरोसा सबसे बाहर वाली लेयर है और मीसोथीलियम टिश्यू की बनी है, इतना याद रख लो सिरोसा के बारे में, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम मस्कुलरिस के बारे में। अब बात करते हैं मस्कुलरिस के बारे में। मस्कुलरिस कैसे बना रहता है, स्मूथ मसल से। सिरोसा के बाद मस्कुलरिस आता है, कैसे बना होता है, स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है। इसमें इनर अंदर की तरफ सर्कुलर होता है, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल होता है, पर किसी किसी रीजन में ऑब्लिक्यू भी इनके बीच में प्रेजेंट होता है। और एक कौन सा रीजन है, ये स्टमक वाला रीजन है, स्टमक वाला रीजन है, ठीक है। तो मस्कुलरिस में क्या क्या याद रखना है, स्मूथ मसल्स, इनर सर्कुलर होता है और आउटर वाला लॉन्गिट्यूडनल होता है, बीच में स्टमक में ऑब्लिक्यू लेयर होती है। सिर्फ स्टमक में ऑब्लिक्यू प्रेजेंट होती है, बाकी सब आउटर और इनर में बना रहता है। उसके बाद आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ये सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। और एक और चीज एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है, उसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत कम ही बताते हैं उस ग्लैंड का नाम, सबको पता है ग्लैंड होती है, पर नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रूनर्स
ग्लैंड उसका नाम होता है, ठीक है। ब्रुनल्स ग्लैंड नाम की एक ग्लैंड होती है जो कि सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या है? इनर मोस्ट, सबसे अंदर की लेयर कौन सी होगी? म्यूकोसा होगी, और ये फूड के सबसे कांटेक्ट में रहती है म्यूकोसा। अब म्यूकोसा में थोड़ा और डिटेल में आपको जाना है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये सिरोसा है, ये आपकी सिरोसा है, फिर मस्क्यूलरिस, अंदर वाली सर्कुलर दिखेगी, बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, ल्यूमेन मतलब फूड, ल्यूमेन मतलब फूड, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको म्यूकोसा को डिस्क्राइब कर देती हूँ, ठीक है। म्यूकोसा के अंदर देखो, म्यूकोसा दो जगह का म्यूकोसा याद रखना, एक स्टमक और एक स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों एस से स्टार्ट होते हैं, वो याद रखना, म्यूकोसा एस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेरा सरनेम क्या है? सोनी है, एंड यहाँ पर एस से स्टार्ट हो रहा है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो मुझे याद रख लेना, जिसने आपको पढ़ा है उसका सरनेम तो आप याद रख ही सकते हो। तो म्यूकोसा में आपको सिर्फ एस नाम के पार्ट्स को याद रखना है, ठीक है। तो स्टमक में क्या होते हैं? रेगुलर फोल्ड्स होते हैं जिनको र्यूगाई बोला जाता है। यहाँ पर र्यूगाई नहीं लिखा है क्या? ओके, मैं लिख देती हूँ, रुगाई बोला जाता है। रुगाई क्या होता है? ऐसे इर्रेगुलर फोल्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा मोटे लोग भी होते हैं ना, मोटे लोग भी होते हैं, तो आपने देखा होगा सुबह सुबह ऐसे फिट दिखते हैं, बिल्कुल फिट दिखते हैं। तो क्या होता है कि बिल्कुल शान मारते करे, सुबह सुबह सब अपना वेट ना पाते हैं। रीज़न ये है कि सुबह सुबह हमारे जो रुगाए रहते हैं ना, वो ऐसे फोल्ड्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। इसलिए सुबह सबका वजन आपको कम दिखेगा, सब पतले दिखेंगे, अपना पेट देख के बस 0 फिगर लगता है सबको, ठीक है। फिर रात में आके ये मटका खुलता है, रात में आके ये मटका बन जाता है, फिर रात को कोई नहीं देखेगा अपना पेट, क्योंकि उन्हें पता है ना अब 0 फिगर से मटका बन चुके हैं, तो रात को कोई नहीं देखेगा। तो ये जो रुगाई रहते हैं ना, ये सुबह सुबह वाले इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं, ये ऐसे फोल्ड्स रहते हैं जो रात को जाके खुल जाते हैं सारे और मटका बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं ये रुगाई, जो कि ये आपके 0 फिगर वाले इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं। उसके बाद आता है विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होता है। विलाई जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, माइक्रोविलाई से बने हुए रहते हैं। इनका काम क्या रहता है? सरफेस एरिया को 600 टाइम्स बढ़ा देते हैं। अरे यार, राइटिंग इतनी घटिया नहीं है, यहाँ दिखा दिया, 600 टाइम्स सरफेस एरिया को ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो विलाई का काम यही रहता है, 600 टाइम्स ये सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब छोटे से टॉपिक है, ज़्यादा बोर नहीं होना है, मैं पढ़ा रही हूँ। विलाई क्या होता है? विलाई में क्या होता है? विलाई में बहुत सारे कैपिलरीज होती है, उसके साथ साथ ब्लड लिम्फ वेसल्स होती है। लिम्फ वेसल्स को लैक्टियल बोला जाता है। क्या क्या होती है बोलो मेरे साथ? कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज, और लिम्फ वेसल्स होते हैं जिनको लैक्टियल बोला जाता है, ठीक है। ये विलाई की बात होगी, विलाई की बात खत्म। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा हमारे म्यूकोसल एपिथीलियम के बारे में। म्यूकोसा कैसे बनी होगी? म्यूकोसल एपिथीलियम की। म्यूकोसल एपिथीलियम में क्या होता है? गॉबलेट सेल होती है। म्यूकोसल एपिथीलियम में क्या होती है? गॉबलेट सेल होती है, जो कि क्या करेगी? म्यूकस को सिक्रेट करेगी। म्यूकस को सिक्रेट करेगी तो चिकनाहट लेके आती है। वो क्या लेके आती है? चिकनाहट। तो हर एक पार्ट को चिकना कर देगी ताकि फूड का पैसेज इजीली हो जाए। म्यूकोसा के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी होती है, जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि स्टमक में प्रेजेंट होती है। इन्हीं गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करने में हेल्प करती है। अब मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये विलाई की देखो ये क्या है, ये बाहर वाले जो पार्ट दिख रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन वाले, इनको बोलेंगे विलाई। और ये जो येलो कलर के पार्ट दिख रहे हैं, येलो से येलो अच्छा नहीं दिख रहा है, ओके, येलो कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है, इनको बोलेंगे लैक्टियल, ठीक है। बाकी ये जो कैपिलरी टाइप दिख रहा है, ये इनको बोलेंगे कैपिलरी। और ये रेड कलर की आर्टरी हो गई, और ये ब्लू कलर की वेन। अब बात करते हैं हम ये क्रिप्स की। ये आपका विलाई था। विलाई का जो बेस रहता है, बेस के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं ना, बेस के बीच में आपको ये दिख रही होगी कैपिलरी टाइप की, ठीक है। बेस के बीच में जो प्रेजेंट होती है ना, इनको बोलते हैं क्रिप्स, एंड इनका मेनली नाम होता है क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुल। ये नाम लिखा है यहाँ पर, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुल, ये दिख रहा है क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुल। तो ये नाम होता है इनका, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुल, ठीक है। क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुल इनको बोला जाता है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए।
क्लियर है इतनी? तो ये 4 थी, क्या क्या थी? सीरोसा आउटर लेयर, उसके बाद क्या थी? मस्कुलरिस, अंदर से सर्कुलर, बाहर से लॉन्गिट्यूडनल, फिर सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, म्यूकोसा में हमने रुगाई पढ़ा, विलाई पढ़ा, बहुत अच्छे से इनको पढ़ लिया। फिर म्यूकोसा में म्यूकोसल एपिथेलियम होती है जिसमें गॉबलेट सेल्स होती है, म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स भी होती है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला जाता है, एंड ये स्टमक में प्रेजेंट होती है। एंड ये क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून आप बहुत अच्छे से याद रखना। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा यहाँ तक लेक्चर देखा। इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। इफ़ यू वांट, ये पीडीएफ भी आपको चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच, until then, till बाय बाय, सी।